हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि टाइफाइड इन्फेक्शन किस वजह से होता है, फिर ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। टाइफाइड फीवर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। टाइफाइड इन्फेक्शन ये सबसे ज़्यादा मुँह के द्वारा फैलता है। अगर कोई समझो टाइफाइड का इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो अगर कोई वॉशरूम या फिर बाथरूम यूज़ करके आ रहा है, उसके बाद अगर वो पेशेंट अच्छे से अपना हैंड वॉश नहीं करता है, यानी कि साबुन वगैरह से अच्छे से नहीं धोता है अपना हाथ, और उसके बाद वो पेशेंट कोई भी फूड्स को हैंडल करता है या फिर कोई भी खाने पीने की वस्तु को हैंडल करता है, तो इससे वो इन्फेक्शन उस खाने पीने की वस्तु में ट्रांसमिट कर सकता है। जिसके बाद क्या होगा कि जब कोई दूसरा व्यक्ति उस फूड को बिना धोए अगर खा लेता है, फ्रूट्स वगैरह को, या फिर उस खाने को बिना अपना हाथ धोए खा लेता है, तो वो भी व्यक्ति उससे टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरा, अगर समझो पेशेंट कहीं खुले में शौच कर रहा है और उसका शौच का जो भी मल है अगर वो वाटर में जाके मिक्स हो जाता है, जैसे कि नदी के पानी में अगर मिक्स हो रहा है, और अगर वो बिना फ़िल्टर किए अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उससे पी लेता है, तो भी वो इन्फेक्टेड हो सकता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। तीसरा, ये फ्लाइज द्वारा फैलाई जाती है, यानी कि मक्खियों द्वारा फैलाई जाती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट अगर खुले में शौच करता है तो ये मक्खी उन पर बैठती है, उसके बाद उड़ के ये हमारे खाने पीने के वस्तुओं पे आकर बैठ जाती है। फिर उस खाने को अगर हम डायरेक्टली खा लेते हैं तो हमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कंटामिनेशन इसमें मेन होता है। तो ऐसे में हमें अपने को हाइजीन्स ज़्यादा मेंटेन करना है ताकि हम टाइफाइड के इन्फेक्शन से बच सकें। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, पहला तो होता है इसमें हाई ग्रेड फीवर। इसके अंदर पेशेंट्स को 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट की फीवर आती है। इसके साथ साथ में पेशेंट्स को हेडेक, बॉडी एक, जनरलाइज वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशंस भी हो सकता है। अगर आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन हो चुका है और आप दवा लेने में लेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आपको अंदर कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो सकती है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें पहला होता है आपको ब्लडी डायरिया, यानी आपके स्टूल में ब्लड आने लगता है, और कभी कभी इंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारी अतड़ी होती है उसको परफोरेट कर देता है, यानी कि छेद कर देता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके उनका सर्जरी करना पड़ता है ताकि वो छेद को बंद किया जा सके। नहीं तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन पूरा हमारे पेट में फैल जाएगा और ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराया जाता है। तो इसमें जो पहला इन्वेस्टिगेशंस है उसमें हम देखेंगे स्टूल कल्चर, यानी कि हमें स्टूल जो भी पेशेंट्स का जो मल है उसको हमें लैब टेस्ट के लिए भेजना है। उसमें उससे कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे। अगर उसमें साल्मोनेला टाइफी अगर बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है तो उसके साथ में हमें उसका मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हम पेशेंट्स का ब्लड कल्चर कर सकते हैं। तीसरा, यूरिन कल्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम पेशेंट का विडाल टेस्ट करते हैं। बट विडाल टेस्ट क्या हो गया है, ये बहुत सारे दूसरे डिजीज़ में भी पॉजिटिव आता है, और विडाल टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए पेशेंट मतलब जब पेशेंट इन्फेक्टेड होता है उसके 10 दिन बाद विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इसमें जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है टाइफी.IgG और IgM एंटीडोट एंटीजन टेस्ट। तो ये टेस्ट भी हम करा सकते हैं। उसके साथ साथ में हम पेशेंट के CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हमें कराना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन करने के लिए हमें सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से, यानी कि कीटनाशक साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए, या फिर आप सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में जो भी बारिश के टाइम पे जो भी पानी आ रहा है उसे अच्छे से बॉईल करें, और बॉईल करके फिर ठंडा होने के बाद ही उसे पानी पीना है। थर्ड, अपने फल और सब्जियों को धोकर खाना है ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। फोर्थ पॉइंट, हम टाइफाइड की वैक्सीन आजकल मार्केट्स में अवेलेबल है, हम उसे भी ले सकते हैं ताकि हम टाइफाइड इन्फेक्शन से बच सकें। अब हम टाइफाइड के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टाइफाइड का ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्टिंग फेज में लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपको ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइफाइड इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। टाइफाइड के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं उसमें होता है टैबलेट सिफिक्सिम, जो हम 200 mg BD में देते हैं, यानी 2 टाइम्स के लिए देते हैं, सुबह शाम।
ये डोज आपको कभी पूरा करना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर्स बताते हैं। बिना डॉक्टर्स के सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी दवा ना ले, नहीं तो आप और कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हो। अगर आपका पेशेंट ज़्यादा सिक है, यानी उसको वीकनेस ज़्यादा है, खाना पीना उसको पच नहीं रहा है, तुरंत उल्टी, नौसिया, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में भी पेशेंट्स को आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। जैसे कि इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 2 ग्राम बीडी देना पड़ता है, जो कि 5 डेज़ उसका कोर्स होता है। 5 डेज़ का कोर्स होने के बाद भी इसके साथ साथ में हम पेशेंट्स को दूसरा एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि ओरल एंटीबायोटिक्स है, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, जो हम 500 mg ओरली देते हैं फॉर 5 डेज़ के लिए। हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स कभी भी पूरा करना चाहिए, बीच में कभी भी कोर्स नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो ये जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है ये रेजिस्टेंस फेस में चला जाता है और आपको वापस से टाइफाइड का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपको री इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो फिर ये मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करते। ऐसे केसेस में आपको आपके डॉक्टर हायर एंटीबायोटिक्स की दवाएं चालू करेंगे और फिर आपको तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जब भी आपके डॉक्टर आपको कोई भी कोर्स स्टार्ट करे तो बिना डॉक्टर्स के सलाह के कोई भी दवा बीच में बंद ना करें। अगर आपके डॉक्टर्स आपको 7 डेज़ की मेडिसिन बोलते तो 7 डेज़ आपको पूरा एंटीबायोटिक्स लेना है। अगर 14 डेज़ बोलते तो 14 डेज़ पूरा कोर्स करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि टैबलेट पैरासीटामोल देते हैं फीवर्स और बॉडी एक के लिए, और साथ में अगर पेशेंट नौसिया वॉमिटिंग है तो पेशेंट को इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल या फिर टैबलेट पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं। टैबलेट एमसेट या फिर टैबलेट डोमपेरिडोन ये भी दिया जाता है ताकि पेशेंट्स को नौसिया और वॉमिटिंग कम हो। इसके साथ साथ अगर पेशेंट अगर खा पी सकता है तो पेशेंट्स को हम ORS के फ्लूइड्स देते हैं, ORS का वाटर देते हैं ताकि पेशेंट्स अपने आप को रिहाइड्रेट करें, और हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी तो बॉडी में वीकनेस कम आता है। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नौसिया और वॉमिटिंग हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को IV फ्लूइड्स यानी कि सलाइन लगाना पड़ता है। जब हम सलाइन लगाते हैं तो उसके अंदर भी इंजेक्शंस वगैरह डालते हैं विटामिन्स वगैरह के, मल्टीविटामिन्स के, जिससे पेशेंट्स को एनर्जी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।